हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और बेहतरीन से सेशन में। बेटा आज अपन धुआं उड़ाने वाले हैं और खूब सारा काम करने वाले हैं। तो आप लोगों का 12 जल्दी से कंप्लीट होगा और जो भी बचा खुचा है सब बढ़िया तरीके से टाइम लिमिट में होगा। रेडी हो जाए एकदम फोड़ने के लिए और मैं फुल फ्लेज एकदम तैयार हूं आप लोगों के सामने एकदम धमाका मचाने के लिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज है लेक्चर नंबर 2 और हम लोग आज करने वाले हैं क्या सर? करंट इन कंडक्टर, रेसिस्टेंस, मोबिलिटी, ओम्स लॉ और फिर स्टार्ट करेंगे अपन सर्किट एनालिसिस की भी बात करेंगे। तो फटाफट से एकदम तैयार हो जाए तुम लोग, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। करंट इन कंडक्टर क्या है सर? तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कंडक्टर को समझना पड़ेगा कि कंडक्टर में क्या होता है। तो तुम लोग बोलते हो कि कोई भी वायर है, सपोज करो तार है, हमारे सामने बहुत सारा तार है। तो वायर में क्या होता है कि करंट फ्लो करता है। ऐसे घर में जो बहुत सारा वायर है तुम्हारा, तो तुम कोई भी एक वायर को खोल के देखे हो कभी कैसा दिखता है? ऐसे तो एक सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन वाला दिखता है, ऐसे एकदम एक पेन की तरह दिखता है, एक पतला सा तार दिखता है। उसका ऐसे कट कर दोगे तो सामने एक छोटा सा सर्कल दिखता है। तो इसीलिए मैं बना रहा हूं कैसा बना रहा हूं, जल्दी से बताओ सर। आप सिलिंड्रिकल कंडक्टर में इंटरेस्टेड हो, इसीलिए फोटो ऐसा बनाया, थोड़ा सा मैग्निफाइड फोटो बनाया क्योंकि बहुत सारा चीज समझाना है, राइट? ओके, तो यहां पे क्या है सर कहानी? तो ये एक इसका क्रॉस सेक्शन है। क्या है बेटा? ये क्रॉस सेक्शन है सर। ये क्या है बेटा? जल्दी से बताओ। ये भी क्रॉस सेक्शन है सर। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इधर। तो ये दोनों क्या है? क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का। तो जब हम बोलते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलते हैं? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या मतलब है? फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या ये मतलब है कि 2 4 10 इलेक्ट्रॉन है? तो लिख लेते हैं थोड़ा सा सर, ठीक है, लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन 2 4 10। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है हमें। ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसका क्या मतलब है? क्या इस इलेक्ट्रॉन को उठाएं, पॉकेट में रखें और चल दें? क्या ऐसा संभव है? यस या नो बताओ। क्या ऐसा संभव है कि इलेक्ट्रॉन को उठाएं, पॉकेट में रखे, चल दें? फ्री है तो नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बॉन्डेड है। ये जिस भी कंडक्टर का मेटल होगा उसका न्यूक्लियस होगा, है ना, उसमें प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, न्यूक्लियस। और कोई भी कंडक्टर है तो इसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटॉम्स होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बॉन्डेड है कुछ एनर्जी से सर। इसको ऐसे वापस हम नहीं ले जा सकते, इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जिस एनर्जी से ये बॉन्डेड है उतना एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसा हमने देखा भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में भी ऐसा होता है। और भी बहुत सारा कहानी है, लेकिन मेरा कंसर्न अभी यह है तुम्हारे लिए कि जब मैं कंडक्टर की बात करता हूं तो दिमाग में आता है जरूर कि यहां पे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि उठा के लेके चल दोगे तुम। ये फ्री है टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये फ्री है ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे मूव करने की। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हो गया सारा कुछ? यस सर। तो अगर ये कंडक्टर के ऊपर मूव करने के लिए फ्री है तो क्या ये मूव करता है? आंसर है यस। कंडक्टर के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। कैसा करता है? ये रैंडम मोशन कर रहा होता है एकदम एट रूम टेम्परेचर। जैसे तुम लोग के आंखों पे पट्टी मार दिया, बोला जो रूम से निकला वो रैंक 1, तो क्या होगा? धमाका होगा ना। तो तुम सारे इधर 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 करने लगोगे, तो तुम में से एक भी बाहर नहीं निकल जाएगा भैया, सब एक दूसरे से टकराएगा टकराएगा टकराएगा। समझ रहे हो? तो क्या होगा जब तुम इस तरीके से चीजों को देखोगे तो कोई भी पास नहीं कर पा रहा है। तो आखिर ये जो करंट है ना सर कंडक्टर में, ये आता कैसे है? करंट आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से। करंट तो सर आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से, और चार्ज का फ्लो होना चाहिए, चार्ज क्रॉस होना चाहिए किसी क्रॉस सेक्शन से। जैसे मान लो ये एक क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने यहां से यहां तक का, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाके इधर गया किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तब इसमें करंट आएगा। लेकिन यहां का अगर मैं पिक्चर बना के इधर मैग्निफाइड फॉर्म लूं, यहां का मैंने एक फोटो बनाया, यहां का फोटो बना लिया यहां पे मैंने, और मैं देखना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करता है,
इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है। एक्चुअल में जो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो रेंडम मोशन करता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ता है, टक 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 यहीं पे आ जाता है। तो रेंडम मोशन का मूव क्या है, ये कोई डायरेक्शनल मूव नहीं करता। ये एक बार इधर टकराता है, फिर दूसरे से टकराता है, फिर तीसरे से टकराता है, फिर इधर। तो हम ओवरऑल क्या बोलते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा उतना ही इधर से। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता है। अगर हम एक एवरेज टाइम को कंसीडर करें तो इंस्टेंटेनियस, अगर बहुत एकदम छुटकी टाइम लोगे तो होगा, लेकिन क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन की तो बात नहीं कर रहा, मैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं जो पूरा कंडक्टर के सरफेस पे है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के सरफेस पे है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, रेंडम मोशन कर रहा है। और हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं एक साथ, तो किसी एक के लिए थोड़ा सा मूव करा होगा, लेकिन जब पूरे पिक्चर में देखोगे तो नेट जो होगा, नेट कितना होगा, वो सर 0 के बराबर होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है, बट ये मोशन कैसा करता है, रेंडम मोशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेंडम मोशन करता है। और रेंडम मोशन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता होगा उतना ही हम इधर से इधर मानते हैं। तो नेट चार्ज का जो फ्लो है, नेट सिग्मा क्यू नेट अगर मैं बोलूं तो इस केस में 0 हो जाता है। इसीलिए कोई भी कंडक्टर है अगर तुम्हारे पास, जैसे मान लो ये मेरा की है और ये एक कंडक्टर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, एक तार यहां से लगाएंगे, एक तार यहां से लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे तो जलेगा क्या, नहीं सर, बल्ब नहीं जलेगा इसमें से। क्यों नहीं जलेगा बल्ब, चार्ज तो फ्लो कर रहा है, क्योंकि नेट चार्ज का फ्लो किसी भी क्रॉस सेक्शन। इसीलिए कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होता है, बट उसमें नेट चार्ज का फ्लो अभी रेंडम मोशन के चलते 0 होता है। इसीलिए करंट में ऐसे कोई भी करंट नहीं होता। लेकिन हमारा तो पर्पस है सर करंट इन द कंडक्टर को लाना। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने ये देखा कि करंट कंडक्टर में नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेंडम मोशन। तो अब कुछ करना होगा, तब करंट डेवलप होगा। तब आए हमारे द ग्रेट ओम्स। ओम्स ने बताया भैया मैं बताऊंगा दुनिया वालों कि करंट कैसे हो सकता। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ यहां पे हमारे लिए, सीखो ये सब। अब रेंडम मोशन को हमें ब्रेक करना होगा, तब करंट होगा सर। रेंडम मोशन को जब ब्रेक करना होगा तब करंट होगा। तो इस चार्ज को अब इधर से उधर, उधर से उधर नहीं जाना होगा सर, इसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देना होगा। जब प्रॉपर डायरेक्शन की बात करेंगे तब ये डायरेक्शन के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना पड़ता है इसके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप जब हम करते हैं तब क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के चलते सबके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो। जैसे कि सपोज का बोलो कि तुम सब नाचे जा रहे हो, नाचे जा रहे हो, नाचे जा रहे हो, और एकदम से जहां नाच रहे हो वहीं पे आ गए तुम्हारे पिताजी, तो सारे एकदम रुक जाओगे ना, वही होगा यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन एकदम नाचे जा रहा था भाई साहब, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, कैसे जनरेट होगा आई टेल यू, वेट। जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया तो समझो तुम लोग छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और बचवी हो, और एक बाउंसर आ गया बुलडोजर, और उसके सामने कोई नहीं हिलता है। कोई हिलेगा तो ऐसे पकड़ेगा, फेंकेगा उसको उठा के। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो E इंटू, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। डिवाइड करवा दिया। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पैदा कर दूं तो क्या होगा सुनना। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा चल इधर, 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 चल इधर,
चल इधर। अरे वाह क्या बात है भाई साहब। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो पूरा नाचे जा रहे थे ना, उन सबको हमने एक डायरेक्शन दे दिया। एक चला टक, उसके पीछे वाला चला टक, उसके पीछे वाला चला टक। तो क्या अब अगर ऐसा कुछ हो तो क्या अब ये क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा? यस सर। क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा तो चार्ज फ्लो होगा? यस सर। क्या कुछ टाइम लगेगा? यस सर। तो क्या करंट आएगा? यस सर। तो करंट कंडक्टर में लाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फील्ड की आवश्यकता पड़ती है, और ये फील्ड हम जनरेट करते हैं क्या करके? जल्दी बताओ। एक बैटरी लगा के, जिसको बोलते हैं, हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। क्या किया? जल्दी से बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया इन दोनों एंड्स पे कंडक्टर का, इसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। ध्यान से सुनना, एक एक चीज मजा दिला रहा हूं मैं तुम्हें। तो होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को बोलता है चल इधर। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही पोलराइज इधर होता है, निगेटिव चार्ज इधर आता है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज पैदा हो जाता है। जो तीसरा पिक्चर बना रहा हूं मैं, अब मैं तीसरा पिक्चर बना रहा हूं। देखो तुम्हें करवा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में सेट कर रहा हूं तीसरा पिक्चर। द थर्ड डायग्राम, जैसे ही ये पोटेंशियल क्रिएट किया तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये इलेक्ट्रॉन अब ऐसा नहीं रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ खाली हो जाएगा अंदर से। खाली कर देता हूं मैं, कुछ खाली कर देता हूं मैं, खाली कर देता हूं, खाली कर देता हूं, खाली कर देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते क्या हुआ? जल्दी से बताओ। इस रीजन में जमा होने लगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां पे जमा हुआ और कुछ फ्लो भी किया इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज पैदा हो, और सॉरी माय बैड, यहां पे क्या पैदा हुआ? जल्दी से बताओ। ये वाला चीज क्या पैदा हुआ? जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हुआ इस पॉजिटिव चार्ज के चलते। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 यहां पे। तो जिधर ये पॉजिटिव बैटरी होता है और नेगेटिव, इसके चलते यहां पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ आया? तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो इसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? ये बैटरी है रिस्पॉन्सिबल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के चलते क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन में मूव, अब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा तो चार्ज किसी कंडक्टर को क्रॉस सेक्शन को फ्लो कराने लगा, क्रॉस करने लगा, कुछ टाइम लगने लगा तो कंडक्टर में करंट आने लगा। तो अब इस करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है उसको ड्राइव ये कर रहा है इलेक्ट्रिक। उसको ड्राइव कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव कर रहा है। तो पहले जो सर रेंडम मोशन वाला पिक्चर था ये वाला, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वो नहीं रहता है? पहले का जो मोशन है ये मोशन विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं इसके ऊपर, तब ये एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक आने लगता है ऐसे, फिर ये क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है, तब ये पिक्चर नहीं रह जाता, ये पिक्चर भी चेंज हो जाता। और तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके अंदर जो आयंस हैं, उससे कोलिजन करता रहता है, तब भी कोलिजन करता है, एकदम से एक के पीछे एक नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तब कोलिजन करता है, बट ये मान लो यहां से शुरू किया, ऐसे कोलाइड 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 किया, ए से शुरू होके बी तक जाता है। अब ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है जो पहले नहीं था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अब इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है। तो ये जो डिस्टेंस क्रॉस करता है इलेक्ट्रॉन, ये वो वेलोसिटी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन का रियल वेलोसिटी होता है। बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज मूव कर रहा होता है।
लेकिन वो वेलोसिटी अचीव नहीं कर पाता ये। तो ओवरऑल बड़े पिक्चर की बात मैं कर रहा हूँ, सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। तो बड़े पिक्चर में ये देखो, जहां से चला वहीं पे हम मानते हैं जीरो है डिस्प्ले, चार्ज फ्लो ही नहीं किया क्रॉस सेक्शन, तो करंट ही जीरो। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें अब कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसमें कुछ करंट आ जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल क्रिएट किया, इससे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो हुआ तीसरे पिक्चर में, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाने के बाद थोड़ा सा मैं और, अरे अब तो मैं फंस गया, बुरी तरीके से फंस गया। हाँ, अब क्या हुआ, यहां पे अब इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने लगा, जरा ध्यान से सुनो। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है घूम घूम के इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, इसने क्या किया, बैटरी ने कुछ वर्क डन किया, इसको उठा के इधर कर दिया। बैटरी वर्क डन करता है, ये एक नया ज्ञान दिया मैंने, वर्क डन करता है। कितना करता है अभी मैं बताऊंगा तुरंत से, वेट करो इसके लिए। तो बैटरी इस चार्ज को मूव कराने में वर्क डन करता है, मैंने बताया अभी था। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो और Q चार्ज है, तो वर्क डन होता है E इंटू वी, QV वर्क डन होता है। तो यहां पे E इंटू वी का वर्क डन भी करता है बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी। याद रखना, कोई भी बैटरी अगर चार्ज को मूव कराता है V पोटेंशियल से, तो उसको EV वर्क डन करना पड़ता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है, और हम मानते हैं एक कन्वेंशन कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में करंट होता है। तो ये करंट फ्लो होता है इसमें, इस डायरेक्शन में। और इसे सबसे पहले किसने बताया, ओम ने बताया। क्या बताया, वो चौथे डायग्राम में। और अब डायग्राम ये नहीं रह जाएगा, अब इसका जो पिक्चर है वो एक्चुअल में क्रॉस सेक्शंस को फॉलो करने लगेगा। तो ये जो पहले वाले में फोटो में बताया, वो पिक्चर अब एक्शन में आ गया है। यानी कि अब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किया। तो सपोज करो यहां से यहां तक का ये जो लेंथ है, इसको हमने कुछ नाम दे दिया। मान लो मैंने नाम दिया डेल्टा एक्स। यहां से यहां तक को आने में जो टाइम लगा उसे मैंने डेल्टा टी नाम दे दिया। इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया ए मान लिया। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इसके एक्सेलरेशन के चलते यहां तक आया, ठीक। और ऐसे ही सारा इलेक्ट्रॉन आया या नहीं है, कोलिजन करने के बाद आया है या नहीं है। तो अब ये जो वेलोसिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने के लिए, उसे दुनिया नाम देती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब हम समझने के लायक हो गए हैं कि अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझना पड़ेगा। ये जो करंट पैदा होता है ओम्स के अकॉर्डिंग वो समझना पड़ेगा, करंट का वैल्यू कितना होता है वो समझना पड़ेगा। तो अब पूरा माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए हम तैयार हुए हैं। इन तीन पिक्चर के बाद, पहले कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, बट जितना इधर से इधर आ रहा था उतना ही उधर, तो नेट चार्ज का फ्लो जीरो था, तो करंट जीरो। क्योंकि हम मानते हैं नेट टक 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 करते वो कोई डिस्प्लेस ही नहीं हो पाए। फिर दूसरे पिक्चर में हमें यह नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करे। तो जब ये क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना चाहिए, उसके लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक फोर्स एक्ट किया E इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है और ये फोर्स है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन कुछ एक्सेलरेट हो गया। कितना एक्सेलरेट हुआ, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सब में एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया। तो अब वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किया किसी पर्टिकुलर टाइम में, जिस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दें। हमें अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करना है। हमें जो करंट फ्लो किया है जो पॉजिटिव से निगेटिव पे, तो इस पॉजिटिव के चलते इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में करंट फ्लो होता है। दिस इज कन्वेंशन, ऐसा हम मानते हैं। किसी ने खोल के नहीं देखा है भैया इलेक्ट्रॉन को, समझ आया ना। तो ये हमने कहानी बनाया है एक्चुअल में बच्चों को समझाने के लिए। एक्चुअल में क्या है ना, नो वन नोस।
ये सब जो पढ़ा रहे हैं लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है बस। रियल में किसी ने कंडक्टर को आज तक खोल के इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल नहीं देखा है, इसीलिए तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी आया है कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को, पोजीशन को हम एग्जैक्ट डिफाइन तक नहीं कर सकते एक ही टाइम पे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हो तुम लोग। कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऑर्बिटल्स में होता है, कोई बोल रहा है इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। तो एक्चुअल में अभी भी ये सब रिसर्च वाला पार्ट है, इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स आज भी मॉडर्न है, जबकि ये 150 साल पुराना है। ये हजारों रिसर्च अभी करने बाकी है। तो ये क्या है जो बोल रहे हो, कहानी है, ताकि तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि रियल में एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है। तो जो हम कहानी पढ़ रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल चीजों को पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आया। सर क्या आया जल्दी बताओ? एक्सेलरेशन आया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा सर? F बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। F कितना है सर? E इंटू ई बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इसमें वेक्टर बोलूं तो मैं इसमें भी वेक्टर बोलूंगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस लगा दूंगा। स्केलर में ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओ, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ई लगाना पड़ेगा, बाय एम ई लगाना पड़ेगा। अब तुम्हें क्लियर पिक्चर आया होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है और हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू ई बाय एम ई के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर। तो हुआ क्या अब सर? अब पूरा पिक्चर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, और तीसरा डायग्राम को मैंने फिर से कॉपी करके चौथा डायग्राम बनाया, और अब तुम्हें समझाने के लिए मैं आ गया हूं क्या कि किस तरीके से इस पोटेंशियल के लगाने के बाद ये जो तुम्हारे पास सर्किट है इसके अंदर करंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और उस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ये एक्सेलरेशन है मेरे भाई। तो अब क्या तुम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे? नहीं सर, हम तो मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। खूब सारे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कंडक्टर में आयंस है। तो होता क्या है, वो आया और एक से टकराया टक, फिर दूसरा किसी और से टकराया टक, तीसरा किसी और से टकराया टक। तो होता क्या है, हर एक टाइम पे ये एक्सेलरेशन तो है, लेकिन जैसे समझो यहां पे दीवार है, मान लो दीवार देख रहे हो, मैं ऐसे गया और टकराया दीवार से टक, तो मैं रुक गया, लेकिन रुकते ही कोई पकड़ के खींच भी लिया मुझे। क्यों खींचा? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज है। तो हर एक स्टार्ट एक फ्रेश स्टार्ट होता है, यहां हर एक स्टार्ट एक फ्रेश स्टार्ट होता है। जैसे मेरे को एक्सेलरेशन मिला तो मैं एकदम से खिंचाया और यहां किसी और से टकरा गया, लेकिन वो एक्सेलरेशन तो फिर से लग ही रहा है लगातार। तो जिससे टकराया उसको हटाया या कुछ भी किया, लेकिन उस पर भी एक्सेलरेशन है। फिर एकदम से रुका, लेकिन वो ये एक्सेलरेशन रुका नहीं है मेरे ऊपर लगना, ये लगे हुआ है। तो मैं टक्कर किया, टकराया, फिर से किसी ने खींचा, फिर से किसी ने खींचा। तो हो क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर जो आयंस हैं उसके ऊपर टक्कर मारे जा रहा है, टक्कर मारे जा रहा है, टक्कर मारे जा रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करने में मान लो T1 टाइम लगाया होगा, कोई T2 टाइम लगाया होगा, कोई T3 टाइम लगाया होगा, लेकिन मैं एक इलेक्ट्रॉन की तो बात कर नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूं सारे के सारे की। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया यहां से यहां। मैंने बोला कि n number of electron will cross to this cross section in time delta। n क्या है? कुछ भी, 10 लाख, 20 लाख, 2, 5, 10 इन जनरल। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्रॉस किया है तो एक का टाइम तो नहीं है, टाइम भी n नंबर ऑफ टाइम्स होगा। तो टाइम कितना होगा खुद सोच के देखो, T1 टाइम होगा, T2 टाइम होगा, T3 टाइम होगा। हाँ सर, ये तो बहुत एन डॉट 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 डिफरेंट टाइम होंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? पहले वाले का इनिशियल वेलोसिटी होगा u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3 डॉट डॉट डॉट। हर एक स्टार्ट क्या होगा? एक फ्रेश स्टार्ट होगा।
तो ओवरऑल अगर कंडक्टर के ऊपर मैं बोलूं कि टोटल इनिशियल वेलोसिटी का सम क्या होगा, अगर I इज इक्वल टू 1 से n तक करो, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज निकालो। तो पहले मैंने क्या किया, सबका सम किया और फिर क्या किया, डिवाइड कर दिया n से। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। क्यों है एवरेज सर? मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच क्रॉस थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन टाइम डेल्टा टी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है जो तुम्हें आता ही नहीं है और इससे लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है जेईई मेन, नीट्स, एडवांस, सब में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे सर। एक टकराया, फिर फ्रेश स्टार्ट। सबका अगर एवरेज इनिशियल वेलोसिटी लेंगे सर तो होगा क्या, इसको अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय n। तो ये किसके बराबर होगा? तो सर आप स्टार्ट किए, टकराया, टक, रुका सर, फिर एक्सेलरेशन हुआ, फिर टकराया, टक, फिर रुका सर, फिर एक्सेलरेशन हुआ, फिर टकराया, टक, फिर एक्सेलरेशन हुआ। तो हर एक के लिए हम मानते हैं कि हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट होता है। तो फ्रेश स्टार्ट मीन व्हाट? सब रुक के फिर चलता है क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज है। तो इन सब का जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी हो रहा है उसको हम बोलते हैं कि ये 0 के बराबर, क्योंकि एवरी स्टार्ट विल बी द फ्रेश स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन कोलिजन किया, फिर आ गया, फिर लेकिन वो चलने में किसी को टाइम t1 लगा, किसी को t2 लगा, किसी को t3 लगा। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम होगा सिग्मा टी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। इसी को सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 डिवाइडेड बाय n। एवरेज टाइम का इस चैप्टर में एक स्पेशल नाम है। ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज एवरेज टाइम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टॉ। इसको स्पेशली डिफाइन किया गया है जिसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम यानी कि यह है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो फिर से सुनो, क्या है ये? T1 क्या था? दो कोलिजन के बीच का टाइम। यह एवरेज टाइम है। What is relaxation time? It is average time interval between two successive collisions. और ये कैसे बना है? ये T1, T2, T3, T4, T5, Tn सम करके डिवाइड करके बना है। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में हो सकता है कि टॉ से कम टाइम लगा हो और किसी को हो सकता है टॉ से ज्यादा टाइम लगा हो, बिकॉज दिस इज एवरेज time interval between two successive collision. I'm talking about average time. I'm talking about average initial velocity. So the average velocity achieved by this electron after this acceleration time, relaxation time is called drift. तो जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें इलेक्ट्रॉन का, दैट वेलोसिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द कंडक्टर, उसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है? वो एक्चुअल में क्या है जल्दी से बताओ। ये वो वेलोसिटी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द कंडक्टर। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द, जो पहले नहीं था, रैंडम मोशन में नहीं था, वो कहां से आया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने के बाद आया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने के बाद एक्सेलरेशन डेवलप हुआ। एक्सेलरेशन डेवलप होने के बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किया।
ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब जो वेलोसिटी है ओवरऑल, दैट वेलोसिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम बोलते हैं वेलोसिटी क्या, जल्दी बताओ, एवरेज। कब? इनिशियल वेलोसिटी एवरेज प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी एवरेज। तो हमें ये चीज जो होता है इसको दुनिया बोलती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको दुनिया जीरो बोलती है। अभी तुरंत तुमने देखा एवरेज वेलोसिटी जो था टोटल वो जीरो था। और एक्सेलरेशन अभी तुरंत मैंने तुम्हें पढ़ाया है क्या, माइनस ऑफ ई बाय एम ई इंटू ये टी एवरेज कितना है टॉ। मजा आया होगा। मैंने यहां पे वेक्टर लिखा है तभी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। स्केलर के टर्म में इसको डायरेक्ट लिख सकते हो वीडी को, ये माइनस हटा के, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ई बाय एम ई इंटू टॉ। दिस इज द वेलोसिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन द कंडक्टर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी के अभी याद कर लो। और ये कुछ भी नहीं है, v बराबर u प्लस at से आया है, बट इंपॉर्टेंट है। टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और कोई एक कोलिजन करने में कम टाइम भी लग सकता है जाबे, बट पूरा पिक्चर में जो ओवरऑल टाइम है उसे हमने नाम दिया है टॉ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द। तो अब हमें मजा आया सर। अब हमारा जो ये फोटो है, ये वाला फोटो सर, करंट इन अ कंडक्टर, अब हमें समझ में आया कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में एक्सेलरेट हुआ और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलना शुरू किया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल के अंदर ये करंट पैदा हो। समझते चलो अब कहानी। अब जब सर इसमें एक्सेलरेशन हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, एक्सेलरेशन आया, सारा कुछ हमने समझा, तो अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है कि आखिर बाबा ओम्स ने क्या बताया और इस करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद अब हमें समझना है कि करंट का डेरिवेशन क्या है। हमें समझना है करंट को हम कैसे कंडक्टर में डिफाइन, तो करंट निकालना अब हमारा पर्पस। व्हाट इज द करंट थ्रू दिस कंडक्टर? तो करंट होता क्या है सर? ये होता है टोटल चार्ज बाय टाइम। चार्ज मैंने माना कि डेल्टा टी टाइम पे डेल्टा क्यू चार्ज यहां से यहां तक आया, तो मैं लिख देता हूं डेल्टा क्यू, टाइम ले लेता हूं डेल्टा टी। अब अगर मुझे करंट निकालना है तो मुझे डेल्टा क्यू निकालना पड़ेगा और डेल्टा टी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डेल्टा क्यू क्या होगा? यह टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लोन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल चार्ज क्या होगा तुम ही बताओ? टोटल नंबर कितना इलेक्ट्रॉन निकला इंटू एन। तो क्यू क्या होता है? क्यू होता है एन इंटू ई। तो डेल्टा क्यू क्या होगा? एन इंटू ई। अब क्वेश्चन है ये एन कैसे निकलेगा सर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम पे कितना निकला, तो एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे हम करंट के डेरिवेशन के लिए एक नया चीज डिफाइन करते हैं। देखो इधर स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? यह है नंबर ऑफ, सुनना ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज लिखता हूं, चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स ही लिखना पड़ेगा भाई लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर मैं इस स्मॉल एन को डिफाइन करूं क्या होगा देखना, दिस स्मॉल एन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
अगर मुझे ये n चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा सर। देखो इस स्मॉल n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये लेंथ है, तो वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू, ये मैंने बहुत बार सीखा है, जिसको नहीं आता है वो समझ लो। कभी भी वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कैसे लिखा था तुमने, पाई आर स्क्वायर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये क्या है, लेंथ। देखो मजा आया। तो कभी भी अगर तुम्हें वॉल्यूम लिखना है तो तुम लिखोगे क्या बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। एन जो होगा वो क्या होगा बताओ मुझे, स्मॉल एन इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। अब क्वेश्चन है ये लेंथ किस वेलोसिटी से क्रॉस हुआ, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्रॉस हुआ। इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। बोलो मजा आया कि नहीं आया। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, बिकॉज दिस इज द एवरेज वेलोसिटी जिससे वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो dx क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। यहां पे क्या लिखोगे, n a, और dx को क्या लिखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन। बोलो मस्त वाला फील। दिस इज n। तो टोटल चार्ज कितना होगा बताओ, n का वैल्यू उठा के यहां से रख दो, सो वी कैन से दैट टोटल चार्ज इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ n, n a v d इंटू डेल्टा टी, और यहां पे क्या छुपा हुआ है, e। दिस इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन टाइम इंटरवल डेल्टा। करंट का क्या डेफिनेशन, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। सो द करंट इन द कंडक्टर इज नथिंग बट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा, एंड डेल्टा टी जो होगा बेटा वो होगा एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बोलो मजा आया क्या। और यहां से बेटा ये हो गया खुपाच खुपाच, और करंट पैदा हो गया क्या, देखो जल्दी से, एन ए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, NeAVD, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, NeAVD, करंट इज NeAVD। बोलो मादम, सॉलिड मजा आ रहा है क्या, करंट I इज NeA, करंट I इज NeA। अब भाई लोग यहां पे सुपर्ब काम होने वाला है, जब करंट हो गया NeAVD सर, तो इस VD का वैल्यू रख के देखे क्या होता है क्या, हाँ सर रख के देखते हैं। VD अभी तुरंत बताया मैंने, हाँ सर। तो अब एक से एक चीज निकलना शुरू हो जाएगा तुरंत से, और मजा भी आएगा। तो करंट का दूसरा डेफिनेशन है NeA और VD का रिजल्ट कितना, EE इंटू टॉ बाय एम, ये भी लिख लोगे, NeA स्क्वायर E टॉ A बाय एम, ये भी हो जाएगा करंट का। सर बहुत ही बढ़िया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी आने वाला है, कौन सा रिजल्ट सर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, रेसिस्टिविटी, करंट डेंसिटी सब, और फिर पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स। तो अब मजा देगा तुम्हें, कौन, ओम्स लॉ बेटा। ओम्स लॉ की बारी आ गई, फोटो वही है, सेम एज इट इज फोटो कॉपीड, ये रहा फोटो कॉपी किया, ओम्स लॉ को ऊपर लिखा, और ओम्स लॉ को ऊपर लिखा, क्या काम करें हम, काम कीजिए ना सर, इसको यही रहने दीजिए, इसको डिलीट कर,
ओम्स लॉ में अब क्या हुआ सर, ये कंडक्टर था, हाँ, इसके क्रॉस एक हमने क्या लगाया, तार लगाया, हाँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंट करके उसने देखा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो करंट फ्लो करता है उसके प्रोपोर्शनल है। तो सीधा ओम ने क्या बताया दुनिया को कि द करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन कंडक्टर। ये ओम्स ने रिजल्ट दिया, कैसे, एक्सपेरिमेंट करके, कुछ नहीं करके, एक्सपेरिमेंट करके। अब यहां पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं ना बेटा, तो ये आता है आर आई, और फिर इस आर को दुनिया बोलती है रेसिस्टेंस ऑफ। अब क्वेश्चन है, ये रेसिस्टेंस क्या बला है सर, इसका पूरा ऑपरेशन करने वाला हूं अब मैं, ऑपरेशन। फिलहाल ये समझना है कि रेसिस्टेंस इस कंडक्टर का जो है वो इसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, इसके लेंथ पे डिपेंड करता है, इसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और इस मटेरियल का एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसे बोलते हैं रेसिस्टिविटी, उस पे डिपेंड करता है। दो चीज का ऑपरेशन होने वाला है अब, रेसिस्टेंस का, रेसिस्टिविटी। सिंपल ओम्स के अकॉर्डिंग V जो होगा वो आर आई के बराबर, V इज प्रोपोर्शनल टू आर आई, वेयर R इज द रेसिस्टेंस। अब ये जो रेसिस्टेंस है सर वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये रेसिस्टेंस दो चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या सर, इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंडक्टर। और ये प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, और उसको भी डिफाइन करेंगे जिसे रेसिस्टिविटी बोलते हैं। इस कंडक्टर की भी जो प्रॉपर्टी होगी उस पर भी डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ये रेसिस्टेंस एक्चुअल में दो चीज पे डिपेंड करता है भाई लोग, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। तो फिर से हमने इस ओम्स के एक्सपेरिमेंट के बाद रेसिस्टेंस के बारे में देखा, तो हमने फिर से ये देखा कि ये जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर का, वो रेसिस्टेंस जो होता है वो किसी भी कंडक्टर का, वो इसके लेंथ पे डिपेंड करता है, वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड। तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is proportional to the length of the conductor. It is inversely proportional to the cross section area of the conductor. जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो रेसिस्टेंस हो जाता है प्रोपोर्शनल टू L by A। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाते हैं तब ये रेसिस्टेंस एक चीज को जन्म देता है जिसे हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्ट। देखो कितना मजा आता जा। और अब इस रेसिस्टिविटी का ऑपरेशन, रेसिस्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट, ये कहां से जन्म, इसको कैसे हम समझ सकते। तो ये चीज को समझने के लिए ओम्स का एक और लॉ की जरूरत, जिसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ। अरे बाप, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है सर, यही तो तुम्हें नहीं पता होता है ना, इसीलिए तुम लिंक नहीं कर पाते हो और तुम्हें मजा नहीं आता है। अभी मैंने रेसिस्टेंस के लिए क्या क्या सिखा दिया कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, तो अगर हम इसके क्रॉस कोई भी बैटरी लगाते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, तो रेसिस्टेंस क्या करता है, यह अपोज करने की टेंडेंसी रखता है फ्लो ऑफ करंट। और ये जो रेसिस्टेंस है
वो डिपेंड करता है किस चीज पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, तो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब हमने कंबाइन किया तो रेसिस्टेंस होता है रो एल ए। और अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इस रेसिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं। इसको मेजर करते हैं हम ओम्स में। तो कोई भी रेसिस्टेंस है तो 1 ओम, 20 ओम, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे रेसिस्टेंस को डिनोट करने का तरीका आर, और ये द रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग। तो अगर कोई भी मान लो यहां पे एक रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू 1 ओम है, और इसके अक्रॉस हमने बैटरी लगा दिया है 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट का बैटरी लगाया और 1 एम्पियर का करंट गया, तब हम बोलेंगे कि इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम। ऐसे जनरली पता है ये कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 1 ओम कब होगा, तुम बोलोगे व्हेन 1 वोल्ट बैटरी इज अप्लाइड एंड 1 एम्पियर ऑफ द करंट इज फ्लोन थ्रू द रेसिस्टेंस, देन इन दैट सिचुएशन द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस इज 1 ओम। बड़ा ही बकवास सा लाइन होता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा रहता है इसलिए बता दिया। तो सर रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओम है, सर आपने बता दिया कि V इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास ओम्स लॉ था, और ओम्स लॉ के बाद रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो अब सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ मेरे भाई। तो ओम्स लॉ से अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ओम्स ने बताया कि अगर ये कोई कंडक्टर है, ध्यान से सुनते चलो, अब मजाक का एकदम मस्त वाला आने वाला है। यहां पे बैटरी लगाया हमने, इसका रेसिस्टेंस R है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट फ्लो किया I, तो ओम ने बताया कि V इज इक्वल टू आई आर है। हमने अभी तुरंत देखा था कि अगर इसका लेंथ L है और इसके अंदर E इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, तो ये पोटेंशियल V E इंटू L के बराबर होगा। कहां पढ़ा था जल्दी बताओ, ये कहां पे पढ़ा था सर, पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल E इंटू एल के बराबर होता है। अरे dV इज इक्वल टू ई डॉट डी आर नहीं पढ़े थे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो V है सर ई एल के बराबर है। सर ये I क्या है, I तुम जानो, I रहने दें, अभी बहुत कुछ चेंज होने वाला है। I को लिखेंगे क्या, जल्दी बताओ सर, अभी आपने बताया था क्या 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 क्या, सर आई को बताया था, अभी रहने देते हैं, रुक जाओ। आई आर को क्या बताया था, रो एल बाय ए। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं सर, एकदम मस्त मजेदार। तो ये एल और ये एल खत्म हो गया क्या, हाँ सर, 5 क्या हो गया, E इज इक्वल टू आई रो बाय ए। और अभी तुरंत आई को मैंने तुम्हें समझाया है क्या है ये आई क्या है, जल्दी बताओ सर। आई है NeAVD, सर आई है NeAVD, सर आई है NeAVD, यहां से यहां आया तो E जो है E वो हो जाएगा NeAVD इंटू रो डिवाइडेड बाय ए से ए खत्म हुआ। फिर से देखो, VD का वैल्यू रख रहा हूं यहां, NE, VD का वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अभी तुरंत आपने समझा, पूरा कहानी रच के समझाया। बोलो जल्दी से, तो क्या लिखूंगा मैं, जल्दी से बता दो सर। VD बताया है आपने E, जल्दी देखना, E बाय ME इंटू टॉ, और यहां से 2 चीज निकालूंगा मैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेसिस्टिविटी, वो यहीं से निकल। देखो 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 क्या गेम हुआ है,
ये ई से ई निपटा सर, ये एम ई ऊपर गया और नीचे आया ये ई इंटू ई, टेन ई स्क्वायर, और ये टॉ। अरे वाह वाह वाह, इसी का तो था इंतजार भाई लोग। दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, जो बच्चों को समझ नहीं आता है। एक्चुअल में ये ओम्स लॉ के ओम्स लॉ से ही डिराइव होता है। कहां से डिराइव होता है? ओम्स लॉ। और ये रेसिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है? देखो, इलेक्ट्रॉन पे, कंडक्टर के अंदर कितने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है उस पे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे, और टॉ, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन पे। क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है क्या? क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है क्या? जल्दी बताओ। यस सर, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का सक्सेसिव कॉलिजन कैसा है वो उसका प्रॉपर्टी से ही तो डिसाइड होगा सर, और कहीं से डिसाइड नहीं हो सकता। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन कहां से डिफाइन हुआ था? इसके प्रॉपर्टी से। देखो, द रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। और ये एग्जाम में आया हुआ है, अभी आया हुआ है, अभी दिखाता हूं क्वेश्चन में। और रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में एक रिलेशन है। रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या? दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। सिग्मा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी। अगर कभी कंडक्टिविटी कोई तुमसे पूछता है तो क्या करोगे तुम? इसका रिवर्स करोगे सर, ये ऊपर ये नीचे, तो क्या होगा? एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम ई। जल्दी बताओ क्या होगा? एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम ई। इसका रिजल्ट बताओ क्या होगा? एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम ई। क्या होगा? एन ई स्क्वायर टॉ बाय, बोलो मजा आ रहा है पूरा? बट ये रिजल्ट बहुत बार एग्जाम में आया भाई साहब, एम ई बाय एन ई स्क्वायर इंटू टॉ इज द। तो तुम्हें रेसिस्टिविटी पता चल गया, कंडक्टिविटी पता चल गया, मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे कैसे होता है वो पता चल गया, ओम्स लॉ पता चल गया। अब ये चीज तो मैं इसलिए नहीं लिखा था, मैं तो लिखा था वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को बताने के लिए, लेकिन वो चीज को समझाने के लिए हमें एक और चीज समझना पड़ता है, कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होता है क्या सर? अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इसका एरिया ए है, और इसमें मान लो टोटल करंट आई फ्लो किया है, नेट करंट आई है, मान लो टोटल करंट आई है, तो हम एक चीज डिफाइन करते हैं कॉल्ड करंट डेंसिटी जे, जो होता है आई बाय ए। और ये करंट डेंसिटी एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिनोट करने के लिए तुम्हें एक और चीज सिखाया हुआ है, एरिया वेक्टर सिखाया हुआ है, एरिया वेक्टर। हाँ, और करंट डेंसिटी इज वेक्टर। तो करंट तो स्केलर है, तो जैसे वर्क बोलते हो ना एफ डॉट एस, वैसे ही करंट होता है जे डॉट ए। करंट होता है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और इसको मैं बहुत अच्छे से सिखा देता हूं अभी तुरंत। जैसे सपोज करो कि कोई भी करंट ऐसा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है, इनके बीच का एंगल मान लो जो है वो थीटा है, करंट इधर है, क्रॉस सेक्शन एरिया इधर है, तो ए का कंपोनेंट आई के डायरेक्शन में लेना होता है, ए कॉस थीटा। अगर इस केस में मैं जे को डिफाइन करूं तो करंट का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन अगर एंगल थीटा है तो करंट कितना होगा? आई, ये होगा जे ए कॉस थीटा। ये ए कॉस थीटा इसीलिए इस एरिया का इधर वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जो इस करंट को पूरा क्रॉस कर रहा होगा लाइक दिस, तो करंट क्या होगा? जे ए कॉस थीटा। तो समटाइम्स जे को लिखने का ये भी तरीका होता है आई बाय ए कॉस थीटा। और ये चीज यहां से क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा तुम्हें कि सर करंट इज
क्या, जे डॉट ए, और करंट डेंसिटी इज आई बाई। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट, करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय डे वेक्टर एंड इट इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, द वेक्टर। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमने डिफाइन किया एक और चीज, करंट डेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी। जब तुमने करंट डेंसिटी जे को समझ लिया है, तब तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से फिर से आ रहा है तुरंत से, और वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो एक्चुअल में करंट डेंसिटी के फंक्शन पे डिपेंड। यहां पे अब मैं लिखने वाला हूं क्या, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्या लिखने वाला हूं जल्दी बताओ, वेक्टर फॉर्म। और वो यहीं डिराइव हो चुका है, देखो ना, ऑलरेडी डिराइव्ड है, यहां पे तुरंत मजा दिला दूंगा मैं, यहीं पे डिराइव हो चुका, लेकिन ये रुका हुआ था मैं बस एक चीज। ये क्या है, करंट, ये क्या है, एरिया। आई बाई क्या होगा मेरे दोस्त, सर अभी तो आपने सिखाया, क्या सिखाया जल्दी बताओ, जे 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 जे। तो करंट डेंसिटी जे, तो ये होता है E इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जे वेक्टर फॉर्म इनटू रो, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम। एनसीईआरटी में है ये सब। और जे को अगर लिखना चाहोगे तुम तो क्या लिखोगे, जे को क्या लिखोगे जल्दी बताओ, जे वेक्टर को, ये 1/रो इधर आ जाएगा और इंटू ई, और 1/रो को अभी तुरंत सिखाया था, 1/रो को क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो एक्चुअल बुक में ये लिखा रहता है कि जे वेक्टर इज इक्वल टू 1/रो इज कॉल्ड सिग्मा इंटू, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर फॉर्म ऑफ where J is current per unit area, sigma is the conductivity और rho is the resistivity। rho बहुत important result, me by n square into tau, this is again very very important result, me by n square into tau। ये दो तीन चीज अभी सीखने वाले हैं, एक क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी बल्क में क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन में मैच द कॉलम है, जेई में, नीट सब में आया हुआ, एडवांस में सब में, और ये फिलहाल नीट का क्वेश्चन है। देखो अभी जो पढ़ाया, बोल रहा है कॉलम ए गिव्स द सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद द करंट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, कॉलम 2 गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशन। अभी पढ़ाया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, अभी पढ़ाया वीडी क्या होता है, ई बाय एम इंटू टॉ, यही तो पढ़ाया ना, हाँ सर यही तो पढ़ाया है सर आपने, ई बाय एम इंटू टॉ। लिखते चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया यहां पे। फिर क्या पढ़ाया, करंट डेंसिटी आई बाय ए, करंट डेंसिटी क्या पढ़ाया, जे, कितना, आई बाय ए। आई क्या पढ़ाया जल्दी बताओ, एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाय ए से खुपाच खुपाच, तो करंट डेंसिटी किसके बराबर हो गया, एन ई वी डी। एन ई वी डी देखो, ये सब याद रखना है, एन ई वी डी देख रहे हो, करंट डेंसिटी एन ई वी डी हो गया। अगला देखो, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, रो, क्या सिखा रहा हूं, रो वेक्टर फॉर्म से तुरंत बताया है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और E इज इक्वल टू क्या सिखाया जल्दी बताओ, E इज इक्वल टू क्या सिखाया, E इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा इंटू जे, 1 बाय सिग्मा इंटू जे, तो जे को नीचे कर दो, और 1 बाय सिग्मा को क्या सिखाया, रो, यही तो था रेसिस्टिविटी। तो क्या हो गया, E बाई जे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या हो गया, E बाई जे, क्या हो गया, E बाई जे। और ये देखो कितना तेज है एनसीईआरटी, अभी पढ़ाया था तुम्हें मैंने क्या, रो इज इक्वल टू एन, रो इज इक्वल टू एम ई बाय एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। इसने ये नहीं पूछा, इसने क्या किया, टॉ को यहां भेज दिया, तो टॉ को यहां भेजा, रो को यहां भेजा, तो टॉ पूछ दिया। देखो रिलैक्सेशन पीरियड, इसी को तो बोलते हैं टॉ। तो क्या हो गया ये देखो, टॉ ऊपर करोगे तो क्या होगा, एम ई बाय एन स्क्वायर इंटू रो।
मस्त वाला मजा आया तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, मैच करा के लिख लो। इतना मस्त वाला क्वेश्चंस पूछा है देखो एनसीईआरटी में, और कितना मजा आएगा। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी जितना भी डेरिवेशन करवाया है मैंने तुम्हें, इन सारे डेरिवेशन को तुम्हें पूरा सीखना। अब मैंने बताया था रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, इसीलिए बोल रहा, बिकॉज रेसिस्टिविटी में क्या क्या है, Me है, N, E² टॉ, N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। का वॉल्यूम कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका लेंथ है, तो कुछ वॉल्यूम होगा या नहीं होगा, हाँ सर। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, देखो पर यूनिट वॉल्यूम है ये। तो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये E 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, Me मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। सब पता है क्या, तो रेसिस्टिविटी तुम्हें पता चल जाएगा। It is independent of shape and size. The resistance depends on the length and the area. But resistivity में कोई लेंथ और एरिया नहीं है, ये इसीलिए इसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। इतना सा छोटा सा कंडक्टर लोगे उसका भी रेसिस्टिविटी सेम आएगा, 5 किलोमीटर लंबा लोगे उसका भी रेसिस्टिविटी सेम आएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी लेंथ नहीं है, एरिया नहीं है। That's why it is intrinsic properties. कंडक्टर का कहीं से छोटा सा भी पार्ट निकालोगे सेम रेसिस्टिविटी। कंडक्टर का लेंथ को डबल कर दो, 5 गुना कर दो, एरिया घटा दो, क्या रेसिस्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, नॉट एट ऑल। Resistivity has nothing to do with the cross section area and the length. This is also very, very important. Resistance depends on length and area, but not resistivity. Resistivity is the intrinsic property of the substance. It depends upon the nature of the material. Yes, it depends upon the nature of the. Done. अब बेटा इनके ऊपर ना लाइन से न्यूमेरिकल करने वाला है, देखो तो लाइन से न्यूमेरिकल होगा और इसके बाद हम लोग सीरीज पैरेलल प्रूफ करेंगे और पूरा आज कहानी बनाया है और सर्किट एनालिसिस। तो अब नेक्स्ट क्लास में होने वाला है पूरा न्यूमेरिकल 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 और R इक्विवेलेंट, KVL, KCL सर्किट। तो फिर करंट में धमाकेदार मजा आएगा। तो तुम लोग एंजॉय करो सेशन को, दूसरा सेशन भी आएगा और तुम एकदम मस्ती में पढ़ते रहो बस, फिर देखो एकदम धमाकेदार होगा। इसमें पूरा न्यूमेरिकल होगा, लेकिन आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए और इस पे खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू, लव यू, बाय मेरे प्यारे बच्चा लोग, मिलते हैं फिर से एक और सेशन।